फिर से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को क्लास 7th इन वन शॉट। ठीक है ना, तो बिना इसके स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। ठीक है ना, और जिन्होंने भी मेरे पहले के जो लेक्चर्स थे योद्धा बैच के, जैसे मैंने 60s पे पढ़ा रखी है, तो आप जाकर के उनको भी ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर अभी आने वाले होंगे आपके मिड टर्म, तो मिड टर्म के अंदर ये चैप्टर आपका आने वाला ही है। इस वजह से मैंने सोचा चलो ये चैप्टर आपको करवा देता हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। तो पर्दे यहाँ पे भी खुल चुके हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं भाई टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। भाई इस सेशन के अंदर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे आज के सेशन के अंदर। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ चेंजेस, मतलब हम चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। दूसरा होता है हमारा फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में कि ये केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन पे जो जंग लग जाती है। अब वो ये वॉर वाला जंग नहीं है भाई, ये जंग है, ये रस्ट है। तो रस्ट की बात हम लोग करेंगे, कैसे रस्टिंग होती है आयरन की। देन हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। भाई अगर आयरन ऑब्जेक्ट्स पे रस्ट लग रही है, तो अब तो हम आयरन ऑब्जेक्ट्स तो डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, तो उसको रस्टिंग से कैसे बचाना है उसके तरीके के ऊपर बात करेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोसेस जो कि एक फिजिकल चेंज होता है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल्स का बनना, वो कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं ना भाई। तो स्टार्ट करें फटाफट से। बताओ हाउ वाज योर दोस्त, सही है ना भाई। तो चलते फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस से। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चेंजेस की, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब अब चेंजेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं कि आप कुछ आपको पसंद होते, कुछ आपको नहीं पसंद होते। डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल चेंजेस, कुछ चेंजेस फास्ट होते, कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, फास्ट एंड स्लो चेंजेस। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना। तो ये सब तो आपको पता ही हो गया, है ना। तो लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है किसी सब्सटेंस की, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के यहाँ पे आपके चेंजेस होते हैं। तो एक होता है हमारा फिजिकल चेंजेस, मतलब फिजिकल चेंज का मतलब उसकी फिजिकल में चेंज, ठीक है ना। पढ़ेंगे अब इसके बारे में पूरी तरीके से। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आ गया है, इसको आप हटा देना, ठीक है ना, इसको आप हटा देना, ठीक है ना। तो केमिकल चेंजेस हो गए एंड फिजिकल चेंजेस हो गए। तो अगर हम बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ही, तो इनकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो फिजिकल चेंज की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब जैसे कि ये एक लंबी सी पेंसिल आप लेकर के आए थे, ये एक लंबी सी पेंसिल लेकर के आए थे। अब क्या हुआ, आपने उसको शार्प कर करके निब टूट जाती है ना कभी कभी। ग्रेफाइट की निब बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसे करो तो टूट जाती है ना, तो वो टूट गई आपसे। तो आप उसको शार्प कर करके आपने इतना छोटा कर दिया। तो क्या यहाँ पर पेंसिल थी, तो क्या यहाँ के कोल बन गई? नहीं ना, कोई नया चीज़ बनी नहीं ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक। Then in this type of change there is a change in its physical properties such as shape, size, state of matter। कहने का मतलब है कि इस चेंज के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कि शेप या साइज। अब जैसे यहाँ पे इसकी शेप में बदलाव आया, इसकी साइज में बदलाव आया। कभी कभी स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आपने क्या हुआ, फ्रिज में से आपने बर्फ़ की ट्रे निकाली, आपको कुछ ठंडा पीना था, तो आपने फ्रिज में से बर्फ़ की ट्रे निकाली। अब उतनी देर में आपको मम्मी ने बुला दिया कुछ काम करने को। अब मम्मी का काम नहीं करोगे तो फिर समझ ही लो भाई, है ना। तो क्या है, आपको जाना पड़ा। अब जब आप वापस आए 15-20 मिनट के बाद, तो आपको तो दिखा कि भाई पूरी बर्फ़ तो पिघल करके पानी बन गई है। तो आप सोचोगे कि एक काम करता हूँ, उसको थोड़ी देर फिर से फ्रीजर में रख देता हूँ, तो फिर से जम जाएगी, फिर मैं अपना ठंडा बना के पी लूँगा। क्या कहा, इसको मैं दोबारा से फ्रीजर में रख देता हूँ, फिर से जम जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे हमने बाहर निकाली तो ये बर्फ़ थी, ठीक है ना, एक सुंदर सा ये बर्फ़ का टुकड़ा था।
क्या हुआ, मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर के पानी बन गई। क्या हुआ फिर, आपने इसको वापस फ्रीजर में रख दिया, फिर से आइस क्यूब बन गया। तो लेकिन अब एक बात सोचो, यहाँ पे आइस थी जिसका फॉर्मूला H2O होता है, यहाँ पे पानी है तो पानी का फॉर्मूला भी H2O होता है। तो क्या कोई नई चीज बनी? खुद बताओ, कोई नई चीज बनी यहाँ पे? नहीं ना, कोई नई चीज नहीं बनी यहाँ पे। तो बात दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी सब नया चीज नहीं बनती है या फिर उसकी कहीं सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, है ना, तो उसे आप फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है, ठीक है। एंड एक और चीज इसमें आप ऐड कर लो कि फिजिकल चेंज आर जेनरली, ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं, आर जनरली रिवर्सिबल। कहने का मतलब है कि भाई ज़्यादातर केसेस में ये रिवर्सिबल होती है, कुछ केसेस के अंदर रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल है, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना। अब क्या है, जैसे आपके पास एक सुंदर सा कागज़ था, आपने क्या किया, आपने इसको फाड़ दिया, है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्या किया, इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। तो क्या आप इसको वापस जोड़ करके एक उसी साइज का पेपर बना सकते हो? नहीं ना। अब आप बोलो भाई टेप लगा के कर देंगे, तो वैसी बात नहीं, मतलब आप उसको जनरली जोड़ सकते हो बिना किसी दूसरी चीज़ के यूज़ के, तो नहीं जोड़ सकते ना भाई। तो ये इर्रिवर्सिबल है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया। ये वन वे रास्ता है, जैसे वन वे रेडियो होता है ना, वैसा ही है ये एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते हम, मतलब एक बार चेंज हो गया तो वो हो गया, वापस नहीं आ सकते, ठीक। अब जैसे ये पेंसिल को मैंने शार्प किया, ठीक है, पेंसिल को मैंने शार्प किया तो ये फिजिकल चेंज था, लेकिन क्या आप इसको वापस से इतना बड़ा बना सकते हो? नहीं ना, ये वन वे रास्ता था। अब इसके बाद आप वापस से इसमें नहीं जा सकते स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये इर्रिवर्सिबल चेंज है, समझ गए। अब जैसे कि क्रशिंग ऑफ अ पेपर कप, पेपर कप को क्रश करना, जैसे पेपर कप कुछ इस तरीके का दिख रहा था, आपने इसमें चाय पी, अब आपका भाई काम तो हो गया ना, तो आप तो क्या करोगे, इस पे आपने ऊपर से फोर्स लगाई, नीचे से फोर्स लगाई, है ना, और ये क्या हो गया, बेचारा दब गया, ठीक है, बेचारा दब गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर भी इसकी शेप में चेंज आ गया, साइज में चेंज आ गया। तो ये क्या था, एक तरीके का फिजिकल चेंज था, समझ गए। एक तरीके का क्या था, ये फिजिकल चेंज था। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और वापस से लिख देंगे आर जेनरली रिवर्सिबल, ठीक है ना। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वैसे क्यों कह रहा हूँ भाई मैं एकदम से बीच में वीडियो के, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो मैं पीपीटी है, ये जो बनी हुई मैंने पीपीटी है, ये मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जा करके वो पीपीटी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट से जाकर के मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जो मेरा टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूँगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेस की। अब केमिकल चेंजेस हमारे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ चेंज इन अ विच अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने फिजिकल चेंज पढ़ा था, तो फिजिकल चेंज क्या होता था, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे पेपर का फाड़ना, तो पेपर पहले इतना बड़ा था, है ना, अब टूट करके वो इतने छोटे छोटे पीसेस में हो गया। तो अब लेकिन ये बताओ, ये पेपर था, ये भी पेपर है और ये भी पेपर है ना, मतलब इसकी क्या हुआ, शेप और साइज चेंज हो गई थी, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इट इज़ अ चेंज इन विच कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब जिसमें नई चीज़ बन गई। मतलब यहाँ से आपने आलू डाला, है ना, यहाँ से आलू डाला एक मशीन के अंदर, बाहर निकला सोना, है ना,
तो क्या ये कंप्लीटली नई चीज़ बन गई। तो इस तरीके के ही आपके चेंजेस आप समझ सकते हो कि आलू डाला सोना निकला। बात करेंगे तो इट इज़ अ चेंज इन कम्प्लीटली विच अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मतलब ऐसा चेंज होता है जिसमें नई चीज़ बन गई, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन की होती है। इन दिस टाइप ऑफ चेंज देयर इज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन केमिकल कॉम्पोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के चेंजेस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो जाता है। वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर, तो उनके अंदर चेंज आता था। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने पेपर को थोड़ी देर पहले फाड़ा था, अब मैं क्या करूँ? अगर इसी पेपर को मैं जला दूँ, इसी पेपर को अगर मैं जला दूँ, ठीक, तो पेपर अगर मैं, ये रहा पेपर, हमने क्या किया है, इसमें यहाँ से हमने इसमें आग लगा दी, ठीक है, यहाँ से हमने आग लगा दी, तो क्या होगा? ये पूरा जल जाएगा। जलने के बाद आपको एक ब्लैकिश सा सब्सटेंस मिलेगा, ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक, जो कि हमारे बेसिकली होती है ऐश। ऐश का मतलब होता है राख। तो ये पेपर था, ये ऐश है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं ना, ये अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पे नई चीज़ बन गई, तो ये केमिकल चेंज है। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी। तो जैसे मैग्नीशियम रिबन है, उसको अगर आप जला देते हो तो आपको कुछ एक नई चीज़ मिलेगी जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हो। एक वाइट कलर का पाउडर होता है, इसकी डिटेल अभी आगे चर्चा होने वाली है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी ये किसी का एग्जाम्पल है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने की, केमिकल, अगर आपसे कोई कह दे केमिकल चेंजेस को डिस्क्राइब करो, तो आप उसे आराम से बता सकते हो कि भाई ये कैसा चेंज होता है जिसके अंदर कंप्लीटली नया सब्सटेंस बन जाता है, और ये एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन किसी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। और एग्जांपल आप बोल देना बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, या फिर आप बोल दो कि न्यूट्रलाइजेशन, सब के सब यहाँ पे केमिकल चेंज है। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल्स की। और बात जैसे मैंने करी थी भाई मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की आगे चर्चा करेंगे, तो लो भाई कर ले। अब ये आपको जो यहाँ पे आपको कुछ एक वाइट सी फ्लेम दिख रही होगी, यहाँ आपको कोई रिबन सी दिख रही है, यहाँ पे आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, और ये कुछ जल सी रही है। ये जो आपको ये जो रिबन दिख रही है ना, यही एक्चुअली Mg रिबन है। Mg का मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है Mg, ठीक है ना। अब इनके आपको केमिकल सिंबल्स भी याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना, याद करके चलेंगे इन चीज़ों को। तो मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, ये Mg होता है। अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलती है, तो आप खुद सोचो, कोई चीज़ कब जलती है? कोई चीज़ कब जल सकती है? वो तो तभी जल सकती है जब उसके आसपास हवा प्रेजेंट हो, है ना, हवा प्रेजेंट हो, और हवा के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। समझ गए? क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं जल सकती। तो आपने क्या किया है, एक मैग्नीशियम की रिबन थी, उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हीट दी, तो क्या वो जल गई। जलने के बाद ये जलती कैसे है? इसको, ये जो वाइट फ्लेम है ना, इसको आप इंग्लिश के एक भारी भरकम शब्द से वाइट डैजलिंग, सॉरी डैजलिंग वाइट फ्लेम होती है ये, ठीक है ना। इसको आप क्या कहते हो भाई? डैजलिंग, है ना, मतलब अलग ही शब्द, डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग वाइट फ्लेम। और इसको डैजलिंग इसीलिए कहा जाता है, डैजलिंग उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चमकती हैं। अब जैसे ये जो फ्लेम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा चमकीली होती है। अगर आप इसको अपनी नॉर्मल आँखों से देखते हो तो ये आपकी आँखों को टेम्पररी या तो परमानेंटली आपको डैमेज कर सकती है, आपकी जो आईज है उनको डैमेज कर सकती है, और आपको कभी कभी ये अंधा भी कर सकती है, ठीक है ना। और आपको फिर अगर आप अंधे नहीं हुए सेफली तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक डैजलिंग वाइट फ्लेम से जलती है, जिसको अगर आप देखते हो तो आपकी आंखें परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली डैमेज हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जलती कैसे है, तो आपने मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको जलाया, जलाया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
तो मैग्नीशियम के साथ आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया तो आपको मिला क्या? आपको मिलेगा एक वाइट कलर का पाउडर। मतलब ये जब पूरी तरीके से जल जाएगी तब आपको मिलेगा एक वाइट कलर का पाउडर। क्या मिलेगा आपको? एक वाइट कलर का पाउडर। वो वाइट कलर का पाउडर बेसिकली कुछ नहीं, वो होता है MgO। ये माय गॉड नहीं है, ठीक है ना? MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बात सोचो, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या सेम है? नहीं है मेरे भाई, ये कुछ कंप्लीटली नया सब्सटेंस बन गया। तो क्या है ये? केमिकल चेंज है। समझ गए? तो ये आपकी इक्वेशन इसकी हो गई। इसको, ये जो आपके केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये जो आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, इनको आप केमिकल रिएक्शंस कहते हो। इनको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब इसको ऐसा डिस्क्राइब करने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। वो की होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं भाई। वो सब हम लोग 10th क्लास के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जैसे कि किन्हीं स्कूल्स के अंदर कुछ टेक्स्ट बुक्स चलती हैं अलग से, जिनके अंदर आपको पहले से ही ये टाइप्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, आपको पढ़ाए हुए होते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है एक्चुअली 10th क्लास का है। तो अब आप जा करके 10th क्लास के अंदर इस चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है ना? वैसे बताने को मैं बता दूंगा आराम से आपको। Mg + O2 विल गिव अस MgO। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना? ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बैलेंस नहीं है। जब कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तब तक आप उसे सही नहीं मानते हैं। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ आपको एटम्स गिनने कितने हैं। Mg का इधर एक है, Mg का इधर एक है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे। सो Mg + O2, वैसे मेरे को थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा। Mg + O2 विल गिव अस MgO, ठीक है ना? तो आप एक बात सोचो, ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर 1 एटम है, तो 2 बनाने के लिए आप सब्सक्रिप्ट में कभी भी ये चीज़ मत करना 10th वालों। मैं अगर ये 10th वाले ने कोई ये वीडियो देख रहा है अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बात कान खोल के सुन लो। गलती से भी, भूल कर भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते टाइम सब्सक्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ मत लगाना। ये भैया ये पाप हो जाएगा। केमिस्ट्री के हिसाब से आपने नियम तोड़ दिया है और इसकी सज़ा में आपको क्या मिलेंगे? ऑब्वियसली भाई आपके नंबर कटेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आइंदा कभी भी सब्सक्रिप्ट के अंदर मत लगा देना नंबर्स। आपको एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लगाने होंगे, ठीक है ना? गलती से भी सब्सक्रिप्ट मत लगा देना। यह मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ भाई। क्योंकि अगर आप कभी भी सब्सक्रिप्ट के अंदर लगाते हो तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो। तो आपको कहाँ लगाना है 2? आपको 2 लगाना है यहाँ एज अ कोफिशिएंट, ठीक है ना? तो क्या है भाई? 2MgO। तो अगर हम बात करें तो Mg + O2 विल गिव अस MgO। तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, 2 बनाया। अब यहाँ पे आप देखो तो Mg के साथ भी तो इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, यहाँ 1 है तो इसको 2 बना दिया। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये आपको आगे चल के 10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो इससे मिलेंगे। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दे देंगे, बैलेंस करनी होगी। आपके क्लास टेस्ट के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। 10th वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, 7th वाले में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो यही हमारी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग होती है। कैसे होती है भाई? वाइट डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग, डबल जेड आएगा, डैजलिंग फ्लेम। समझ गए? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसे मैग्नीशियम रिबन बर्न करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। भाई कॉपर सल्फेट एंड आयरन की भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल है, CuSO4 और आयरन नील। आपका क्या है कि एक बीकर लिया हमने
क्या किया हमने, एक बीकर लिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये कांच का गिलास नहीं है भैया, बीकर है, ठीक है ना। ये आपको, आप अगर स्कूल के अंदर आपकी केमिस्ट्री लैब है तो आप टीचर से कहिएगा कि एक बार केमिस्ट्री लैब ले चलिए, तो आपको केमिस्ट्री लैब अगर ले करके जाएँ तो आपको वहाँ पे एक ऐसे छोटे छोटे से ग्लास दिखेंगे, ठीक है ना। वो बेसिकली आपके बीकर्स होते हैं। उनको गलती से भी सर के सामने ग्लास मत बोल देना, नहीं तो सर क्या पता पनिशमेंट दें, ठीक है ना। तो उनके सामने कभी भी इसको कांच का ग्लास मत बोल देना। ये क्या है, हमारा बीकर है। ये क्या है भाई, बीकर है। अब क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक क्या किया, एक हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है। पहले तो हमने इसमें पानी लिया, अब क्या किया, इसके ऊपर हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा किसका सोल्यूशन था, ये होता है हमारा ब्लूइश कलर का, ठीक है, ब्लूइश कलर का। ये हमने डाल दिया था इसमें CuSO4, ठीक है, CuSO4 किसका फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट का। तो आपने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया और क्या किया आपने, इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दी, ठीक है ना, आयरन नेल। ये आपकी कुछ इस तरीके की आयरन नेल थी। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डालने के बाद इसको आप छोड़ देना। अब क्या था कि जो कॉपर को नहीं पता था, यहाँ पे आपको एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ, कॉपर को नहीं पता था कि सल्फेट जो है, ये SO4 सल्फेट जो है वो आयरन का दोस्त है। आयरन मतलब Fe का दोस्त है। तो क्या किया, वो सल्फेट के साथ जाके बैठ गया। अब आयरन जैसे ही आया तो उसको आया गुस्सा, और फिर उसने कहा कि ये भाई सल्फेट मेरा दोस्त है, मैं सल्फेट के साथ बैठूंगा। तो उसने क्या किया, Cu को ऐसे थप्पड़ मार करके उसको साइड कर दिया और वो सल्फेट के साथ बैठ गया। तो ये एक तरीके की आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो आप आगे चल के भी पढ़ोगे। तो क्या किया हमने यहाँ पे CuSO4 हमने यहाँ पे CuSO4 लिया और इसके अंदर हम लोगों ने Fe डाला, Fe, ठीक है ना, आयरन। और हमको क्या मिला, ये Fe जो था इस Cu को डिस्प्लेस कर देता है। भाई Fe सल्फेट का, भाई सल्फेट तो Fe का दोस्त था, Cu जाके बैठ गया तो Fe ने उसको हटा दिया। तो क्या हो गया भाई, FeSO4, ठीक है ना, FeSO4, सॉरी, ठीक है, वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो FeSO4 होता है ग्रीन इन कलर। ये आप याद रखना, जो FeSO4 होता है, FeSO4 वो होता है ग्रीन इन कलर, ठीक है ना, ग्रीन इन कलर। और साथ में आपको अलग से Cu मिल गया। तो अब क्या होगा, क्या Cu का बाहर उड़ जाएगा, नहीं, वो आयरन के ऊपर जाके बैठ जाता है ना। ये जो आयरन नेल होगी वो आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन एक लेयर इसके ऊपर जम जाएगी, वो बेसिकली कॉपर होता है, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया है कि CuSO4 है आपके पास, इसके अंदर अगर आप Fe डालोगे तो आपको मिलेगा FeSO4 और साथ में कॉपर, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है अगर आपको, वैसे ये बैलेंस इक्वेशन बिकॉज ऑफ Fe एक है, SO4 Cu, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं फटाफट से आगे, बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन, जो आप घर पे भी कर सकते हो। क्या होगा, आप मम्मी से कहना जाकर कि मम्मी मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, तो आपको बेकिंग सोडा देंगी। और फिर आप मुझे कहना कि वो विनेगर अगर आप बात करो तो विनेगर जो होता है वो खाने के अंदर डाला जाता है। तो आप किचन में जाओ तो आप बोलने देना मम्मी मुझे विनेगर चाहिए, तो आपको विनेगर वो दिखाएंगी, ठीक है ना। और आप उसको खा के देखोगे तो एकदम खट्टा खट्टा लगेगा। अब इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे एसिड स्पेस और सॉल्यूट के अंदर, इस कहानी को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली जो बेकिंग सोडा होता है, ये जो बेकिंग सोडा है और ये जो विनेगर है, जब इसको आप आपस में डालोगे तो ये क्या होगा, एकदम से ऊपर आएगा, है ना, ऊपर फटने को आ जाएगा। जैसे आपने किसी थैली के अंदर इसको बंद कर दिया और आपने इनको जैसा ही मिलाओगे तो वो थैली एकदम से फट जाएगी, बिकॉज ऑफ इसके अंदर CO2 रिलीज हो गई है। अब अगर हम विनेगर की बात करें तो एसिटिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। और अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो आपने जैसे ही इसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया, ठीक है ना, ये एसिटिक एसिड मैंने आपकी
क्या कहते हैं हेल्प करने के लिए लिखा है, जिससे आपको आगे चलते जब आप पढ़ोगे तो अगला जो चैप्टर आएगा, मतलब इससे पिछले वाला चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर आगे का चैप्टर है। तो एसिटिक एसिड आप आगे चल के जो आप चैप्टर पढ़ोगे एसिड्स बेस्ड एंड सॉल्ट, उनके अंदर काफ़ी काम आएगा। तो एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को जैसे ही आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोई भी सब्सटेंस मिल सकता है, अदर सब्सटेंस, लेकिन मतलब कोई अदर सब्सटेंस आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रिलीज हो गया हाई अमाउंट ऑफ CO2, ठीक, हाई अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप एसिटिक एसिड के अंदर बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा के अंदर एसिटिक एसिड डालोगे तो क्या होगा, आपको कुछ सब्सटेंस मिलेगा और साथ में भारी मात्रा में CO2 रिलीज होगी। अब आपको कैसे चेक करना है कि CO2 निकली है नहीं निकली है, आप क्या करना, लेके आना CaOH होल्ड का होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर लेकर के आना, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और जैसे ही आप इसको इस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको इसके लिए क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन करवानी है CO2 वाली, है ना, और इसके ऊपर आपको एक वो होती है नोजल टाइप की, वो लगा देनी है, और इससे आपको एक छोटी सी ट्यूब आती है ना, वो आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर मिल जाएगी, उसको आप लेकर के फटाफट से आ जाना। और एक और टेस्ट ट्यूब लेना जिसके अंदर आपका CaOH का होल ट्वाइस यानी कि लाइम वाटर हो, ठीक है ना, और क्या करना, उसको भी एक नोजल से पैक कर देना। तो CO2 इसके अंदर से पास आउट होती आएगी, वो तो निकल रही है ना, CO2 रिलीज होगी, यहाँ पे CO2 रिलीज होगी। तो क्या होगा, जैसे ये इसमें अंदर आएगी तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कराते हो, मतलब जैसे ही आप लाइम वाटर के अंदर, अब आप बोलोगे लाइम मतलब लेमन, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर आई थिंक सो, जितने स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी चलती है। तो लाइम का मतलब लेमन का मतलब तो खट्टा, और खट्टा मतलब तो एसिड। तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि ये हमारा एक तरीके का बेस है, भाई बेस है, बिल्कुल। बात सुनो यहाँ पर, एक तो मैं छोटी सी ट्रिक देता हूँ, ज़्यादातर केसेस के अंदर, हर केस के अंदर नहीं, ज़्यादातर केसेस के अंदर बेसिस के अंदर OH होता है, हाइड्रोक्साइड, और ज़्यादातर एसिड्स के अंदर H ज़रूर होता है, हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, तो H है इसके अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अंदर भी H है। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसमें भी H है। तो जितने एसिड्स होते हैं उनके अंदर H होता है, और जितने भी बेसिस होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर, ये हर केस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादातर केसेस के अंदर OH होता है, और एसिड्स के अंदर भी ज़्यादातर केसेस के अंदर H होता है। इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक, क्या होता है, बेसिक होता है। समझ गए। तो जैसे ही आप इसके अंदर CO2 को डालोगे, या फिर अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप फूंक भी मार सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि CO2 निकल रही है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर अगर फूंक मारते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप फूंक मारते हो तो आपको पता लगेगा कि जो आपका लाइम वाटर होता है वो थोड़ा सा मिल्किश टर्न हो जाता है, मिल्की वाइट, ठीक है ना, मिल्की वाइट मतलब दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। तो दूध जैसा सफ़ेद जो सब्सटेंस आपको मिलता है वो होता है बेसिकली CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, ये एक अलग ही सब्सटेंस है, बिल्कुल नया। तो ये क्या है, एक तरीके के केमिकल रिएक्शन है। तो ये दो जो मैंने आपको बताई अभी तक, ये एक तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है ना, एक तो ये रिएक्शन हो गई और एक ये रिएक्शन हो गई। तो ये दोनों ही रिएक्शंस आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं आगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो हम लोगों ने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है, बात कर लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब जैसे ये एक डब्बा है आयरन का, आप देख सकते हो इसके ऊपर कुछ ब्राउनिश लेयर जम गई है, और ये बिल्कुल मतलब अंदर से खोखला हो चुका है। यहाँ देखो खोखला हो गया है, इधर भी खोखला, भाई पूरी तरीके से ये मतलब ख़त्म हो चुका है। तो रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग इज डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड ऑरेंज कोट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोजन। कहने का मतलब क्या है, ये जो रस्टिंग होती है ये एज अ केमिकल चेंज डिफाइन करी गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज़ बनती है। वो कैसे बनती है वो बताऊंगा। तो इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक रेड ऑरेंज कोट की फॉर्मेशन होती है मेटल्स की सरफेस पे, ठीक है ना, किन की सरफेस पे, मेटल्स की सरफेस पे। और जो क्या कहलाती है रेड ऑरेंज कोट, वो होती है रस्ट, वो होती है रस्ट। ये जो ब्राउनिश आपको लेयर दिख रही है रेड ऑरेंज कोट, यही आपकी रस्ट होती है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोजन। आप 10th क्लास के अंदर जब आप पढ़ोगे क्या कहते हैं आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप इसके अंदर ये चीज़ भी पढ़ोगे, ठीक है सुनील भैया, ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी चीज़ें। बात करेंगे आगे, तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपको समझ में आ गया। इतनी चीज़ आपको अगर क्लियर हुई है तो अब इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। मान लो क्या हुआ कि अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गैंग है। क्या है, आप जैसे मान लो आप कोई बढ़िया सा आप आयरन ऑब्जेक्ट लेकर के आए। ये क्या है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है हमारा, Fe है हमारा, क्या है भाई, आयरन है। ये हमारा आयरन है। जब ये खुले में पड़ा रहेगा, मतलब एक गैंग है, गैंग मैं आपको लिख देता हूँ गैंग। तो गैंग क्या है भाई, वो है एयर प्लस मॉइस्चर। और इस गैंग को कंप्लीट करने के लिए एयर प्लस मॉइस्चर की ज़रूरत है। मतलब अगर एक भी चीज़ एब्सेंट है तो आयरन की रस्टिंग नहीं कर सकते आप। तो अगर ये जो आयरन है ये इस गैंग के संपर्क में आ जाता है, अब ये गैंग है ना बहुत खतरनाक है। ये क्या करती है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पकड़ती है, घेर करके उनको मारती पीटती है, और क्या करती है, उनको रस्ट कर देती है ना। तो क्या है, जैसे ही आपको आयरन है और जैसे ही आप उसको एयर एंड मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट के अंदर लाते हो, तो वो बनाता है एक नया सब्सटेंस जो कि होता है Fe2O3, जो कि बेसिकली क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है भाइयों, आयरन ऑक्साइड। वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, समझ गए। ये क्या कहलाता है भाई, आयरन ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ Fe था, यहाँ Fe2O3 है, एकदम नई चीज़ बन गई। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक। तो ये जो गैंग है ना एयर और मॉइस्चर की, ये इतनी मतलब ऐसी कैसा क्या गंदे बच्चों की गैंग है। तो ऐसे गंदे बच्चों की गैंग है जो भोले भाले मासूम से आयरन पे ऐसा अटैक करती है कि उसको आप पूरी तरीके से रस्ट कर देती है। अब क्या होता है, जैसे आप पार्क के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आयरन की बेंचेस लगी होती हैं। तो कभी कभी देखते हो ना कि 3-4 महीने बाद, मतलब जिस दिन वो आई होती है एकदम तो बढ़िया लग रहे होते, सब उसके ऊपर बैठते हैं, लेकिन 3-4 महीने बाद जब उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है तब उसको छूने की भी कोई कोशिश भी नहीं करता। बिकॉज जब आप रस्ट हो जाती है कोई चीज़, तो अगर उसको छू के देखते हो तो आपको एकदम क्या होता है, रफ़ी सा एकदम अजीब सी फीलिंग आती है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये चीज़ हमारी आयरन है, ऑक्साइड है, ठीक। और आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा रस्टिंग हो जाती है आयरन की तो वो अंदर से खोखली हो जाती है। जैसे आयरन की बेंचेस हैं तो वो कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ से खोखली हो जाती हैं। जैसे ये हमारी एक आयरन की बेंच थी, ठीक है ना, ये आयरन की हमारी बेंच थी, ये इसके 4 पैर, ठीक है ना, ड्राइंग पे मत जाना। तो क्या होती है, कभी कभी ये बीच से ऐसे खोखली हो जाती है, मतलब उसकी इतनी रस्टिंग हो चुकी है कि वहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से खाली हो गई वो अंदर से, ठीक। यही हमारी रस्टिंग बेसिकली कहलाती है, ठीक। तो आई होप आपको रस्टिंग समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो बात करते हैं अब हम लोग जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप देखते हो तो ब्रिजेस के अंदर, आपके घरों के अंदर भी, इवन हर जगह पे आयरन यूज़ होता है। तो अगर ऐसे रस्टिंग होती रहेगी तो फिर तो हमारे जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो चल ही नहीं पाएंगे। तो उसको बचाने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि पहला तो आपका बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। मतलब कि आपका जैसे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करो, एक इसके ऊपर पेंट या तो ऑयल की परत चढ़ा दो, जैसे पेंट कर दो, या तो फिर जो तेल होता है इसको आप से इसकी ग्रीसिंग कर लो। तो क्या होगा ना, जो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक रक्षा कवच चाहिए, जो एक रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक रक्षा कवच चाहिए आयरन ऑब्जेक्ट को,
वो ये पेंट बना देता है। जैसे ये पेंट आपने किया तो क्या है, एक लेयर आपकी चढ़ गई, तो ये क्या है, अब जो एयर एंड मॉइस्चर की जो गैंग है ये इस पर पूरा कोशिश कर लेगी कि आयरन को रस्ट करना है हमें, लेकिन वो नहीं कर पाएगी। आयरन अपना आराम से रेस्ट करेगा अंदर, रस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो या तो आप पेंट कर दीजिए या तो ग्रीस कर दीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ें फिर टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि पेंट भी कभी कभी हट जाता है। और ऑयल की ग्रीसिंग आपको डेली करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका 3-4 दिनों बाद वो रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रस्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक मेथड होता है बाय गैल्वनाइजेशन, और ये बहुत साल तक चलती रहती है गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस। मतलब ये जो गैल्वनाइजेशन होता है, अगर आप एक बार करवा दो तो आपका जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो 3-4 साल के लिए रस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो गैल्वनाइजेशन क्या होता है भाई, अगर बोलोगे अरे भाई ये भारी भरकम शब्द बोल दिया, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये तो अजीब ही शब्द है भाई, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैं समझाता हूँ कैसे, ये क्या चीज़ है। तो गैल्वनाइजेशन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, ठीक है ना, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन सरफेस ऑफ मेटल्स। तो बात कर ले तो गैल्वनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हो मेटल्स की सरफेस पे, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपने ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जैसे ये जब आपको दिख रही है चटाई टाइप की आपके आयरन के, मतलब आपके कहीं अगर गांव है तो आपने देखा होगा वहाँ पे अक्सर जो गांव का शेड होता है, मतलब जो जहाँ पे गाय वाय बंधी होती है, तो वहाँ पे आप देखते होगे ऊपर एक आयरन की छत सी बनी होती है, तो यही होती है। तो इसको बचाने के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे गैल्वनाइजेशन करते हो। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, उसके जो आपकी आयरन है उसके ऊपर आप जिंक की परत चढ़ा देते हो, तो उससे क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक और रक्षा कवच आ चुका है, तो वो रस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो गैल्वनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, Fe के ऊपर आपने जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है ना, Fe के ऊपर आपने जिंक की परत चढ़ा दी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये हमारा, लास्ट टॉपिक है। तो और भी मेथड्स होते हैं वैसे रस्टिंग को प्रिवेंट करने के, ठीक है ना, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के और भी मेथड्स होते हैं, जैसे एलॉय बनाना, ठीक है ना, एलॉइंग हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है। तो एलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे आप आयरन की रस्टिंग होने से बचा सकते हो। एलॉइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का एलॉय बना देना। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील आपको मिलती है, तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली क्या होती है, वो आयरन और किसी दूसरे मेटल का मिक्सचर होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें जल्दी जंग नहीं लगती, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर घरों के अंदर आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते थे, पहले आयरन के यूज़ किए जाते थे, और वो जल्दी जंग उन पर लग जाती थी। क्योंकि अगर आप आयरन के ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, वो भी खासकर जंग लगे हुए, तो क्या होगा, जो आपके रस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो Fe2O3 वो पानी में मिल जाएगा, और वो आप अगर पियोगे तो आपके वो बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए आजकल एलॉय वाले जो स्टेनलेस स्टील के ग्लास होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आपको स्कूल में मेडल्स मिलते होंगे, तो आप बोलते हो कि भाई बहुत भारी सा मेडल है, ये तो मुझे असली का गोल्ड मेडल मिल गया है, तो बेसिकली स्कूल वाले आपको चूना लगा रहे हैं। क्या है वो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से सोने का पानी चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, समझे, क्या किया जाता है, सोने का पानी चढ़ाया जाता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद जब वो पानी हट जाता है तो वो जो मेडल होता है वो भी रस्ट हो जाता है। तो आप सोचते हो भाई चूना लगा दिया स्कूल वालों ने, तो वो इसीलिए आयरन देते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक है भाई क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है,
इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। लेकिन क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने की, तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो जो आपका कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर ऑक्साइड, तो देखो स्टेज वन में क्या है, आपको जैसे रिएक्टेंट्स जो हैं, जैसे ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड और एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, पानी में घुला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैं बताता हूँ, तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसके अंदर आपको पानी डाल देना है, उसके अंदर आपको डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको उसके अंदर डाल देना है। तो अब क्या करो, जैसे उसको थोड़ी देर के लिए हीट करो। ये वाला आप ना, ये आप ऐसा इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ क्रिस्टलाइजेशन की, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, इससे बहुत ज़्यादा ईजी है। बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड और एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर देना है, और ये आपको इंश्योर करना है कि कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में हो। फिल्टर ऑफ द एक्सेस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो पार्टिकल्स हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड एक्सेस कॉपर ऑक्साइड। सो ये फिल्टर फनल है हमारी, ये फिल्टर पेपर लगाया हुआ है हमने, तो फिल्ट्रेट ये हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। सो लीव द फिल्ट्रेट, ये जो आपको कॉपर सल्फेट का फिल्ट्रेट मिला है, इसको आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है, इसको इवेपोरेट करवाना है एक क्रिस्टलाइजिंग डिश के अंदर, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इसको करने की ना एक छोटी सी बता देता हूँ आपको। क्या करना, एक कांच का ग्लास लेना, कांच का ग्लास क्या बोलना, बीकर लेना। तो बीकर के अंदर आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। H2SO4 मतलब H2SO4 का मतलब क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है पानी के अंदर, तो आपका एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको आपको हीट करना है, इस सॉल्यूशन को आपको हीट करना है, और चम्मच से आपको क्या करना है, ऐसे 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 आपको इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते जाना है। मतलब एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और ये आपको उसको स्टर करते रहना है, ठीक है ना। मतलब उसमें आपको उसको घोलना है अच्छे से, ठीक है। और आपको तब तक करना है जब तक उसमें और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ना घुल सके, कि मतलब अब और नहीं घुल रहा है कॉपर सल्फेट। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उसको रोक देना है। देन आप उसको हीट अप करिए, और उसको फिर जो आपका बर्नर है उससे निकाल करके आप उसको साइड में रख दीजिए फॉर अनडिस्टर्ब। मतलब उसको अनडिस्टर्ब मतलब टच नहीं करना है उसे। और कितने टाइम के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर आप उसमें खेलिए, कूदिए, मौज करिए, जो करना है करिए। लेकिन अपने H2SO4 वाले जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसको डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो वो गुस्सा आ जाएगा उसे। तो क्या है, जब आप 5 घंटे बाद आओगे तो आपको कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है भाई, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, CuSO4 क्रिस्टल। ये क्या है भाई, CuSO4 का क्रिस्टल है, जो कि ब्लू एंड कलर दिखता है, समझ गए। तो चलिए फिर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको चीज़ें बनानी होंगी, वो आपको समझ में आ गया। वो क्रिस्टलाइजेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर वो भी इन वन शॉट हो भाई ख़त्म होता है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब जरूर करना। इट विल मीन अ लॉट। और मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।